साथ प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत वापस लौटते हैं हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत है और उस घटनाक्रम के साथ में विषय भी बहुत हैं जिन्हें हम चर्चा का हिस्सा बना सकते हैं। असुद्दीन ओवैसी पर गोली चली है, इसको पर भी हम बात कर सकते हैं। हमारे पास विकल्प है कि जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल इस समय पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो रहा है उस पर भी बात करें, लेकिन इन सबसे भी परे जाकर हम आज बात करने जा रहे हैं किसान आंदोलन के संदर्भ में। बात इसलिए कर रहे हैं कि इस देश ने तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक चले किसान आंदोलन को देखा। लोग अचंभित रहे उसके अनुशासन को लेकर, उसके संयम को लेकर, उसके धैर्य को लेकर, और अचंभित हुए जब अचानक 19 नवंबर 2021 को देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक जयंती के मौके पर यकायक ऐलान किया कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी कि हम किसानों के हित में लिए गए इतने महत्वपूर्ण फैसलों की अहमियत को कुछ लोगों को समझा पाने में नाकाम रहे, इसलिए हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। पर इसके बावजूद भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और आखिरकार देश के कृषि सचिव के द्वारा जब लिखित में 5 मुद्दों पर गारंटी पत्र की शक्ल में मिली तो 9 दिसंबर को इस किसान आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया गया। 11 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली से अपने तंबू उखाड़े और अपने अपने घर के लिए रुखसत किए। उसके बाद से लगातार किसानों के स्तर पर यह बात आ रही है कि सरकार अपने किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में कोई मजबूत कदम नहीं उठा रही है। 15 जनवरी को उन्होंने समीक्षा की थी, फिर 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाया था। अब कल संयुक्त किसान मोर्चे ने बाकायदा एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्र जारी किया किसानों का और स्पष्ट तौर पर ऐलान किया कि हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है और इसका सबक भारतीय जनता पार्टी को सिखाना है। इसलिए इन विधानसभा चुनाव में हम सक्रिय रूप से चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे और जनता के बीच जाकर आग्रह करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे। इसके ठीक उलट देश के सम्माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में कहा है कि हम अपने वादों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी बेहद संवेदनशील हैं। चुनाव आयोग ने एमएसपी के संदर्भ में कमेटी गठित करने को रोका हुआ है। चुनाव बाद हम एमएसपी पर कमेटी गठित कर देंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई मामला इतना सरल है कि सरकार कमेटी बना देना चाहती है, किसानों के मसले हल कर देना चाहती है। चुनाव के चलते मामला टक गया और किसान मोर्चा विपक्ष के हाथों का खिलौना बन गया है कि चुनाव होने तक का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। यह कहानी इससे उलट कुछ और है। इस कार्यक्रम में इस मुद्दे से जुड़े हुए तमाम प्रतिनिधि हिस्सा बन रहे हैं। उन्हीं से समझेंगे कि मामले की वास्तविकता क्या है और क्या कारण है कि संयुक्त किसान मोर्चा खुले तौर पर भाजपा का विरोध का आह्वान कर रहा है। अपने पैनलिस्ट से आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र वस्तुतः एक अंग्रेजी लोकोक्ति है जो ये कहती है कि वॉज मेड इन स्टॉर्म्स आर फॉरगेट इन काम्स, अर्थात तूफानों में किए गए वायदे तूफान शांत होते ही भुला दिए जाते हैं। कमाल की बात कही गई थी। तो किसान आंदोलन के चलते एक वातावरण केंद्र सरकार के खिलाफ बन रहा था। ऐसा हर स्तर पर महसूस किया जाने लगा था कि शायद 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में किसानों की नाराजगी कोई बड़ा गुल खिला सकती है और उसके चलते एक बड़ा वर्ग मानता है कि इन कृषि कानूनों को वापसी लेने का फैसला लिया गया। पर क्या तूफान गुजर गया है? चुनाव तो अभी हुए नहीं, चुनाव हैं और इसके बावजूद भी किए गए वादों के संदर्भ में कदम न उठाए जाने की शिकायत किसानों को है। सच क्या है जानने की कोशिश कार्यक्रम में करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय छोकर जी जो प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हमारे साथ प्रशांत उमराव जी हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। धीरज लाटियान जी भी हमारे साथ में हैं जो महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। और साथ ही निष्पक्ष राय रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राघव अचल जी भी हमारे साथ। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत धीरज लाटियान जी से करते हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं क्यों धैर्य चुक गया आपका। देश की सरकार है, सरकार के किए हुए कुछ वादे हैं, उन वादों के संदर्भ में कुछ तो समय दिया होता। इतनी क्या बेसब्री कि एक चिट्ठी लेकर कल ही आपने ऐलान कर दिया कि भाजपा को सबक सिखा देंगे। जानने में दिलचस्पी है धीरज लाटियान जी, लेकिन आप कुछ बोलें उससे पहले जरूरी है कि देश के कृषि मंत्री ने आज संसद में क्या कहा है वो भी आप भी सुन लें। तो सुनते हैं कृषि मंत्री क्या बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्राकृतिक पद्धति खेती और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। सरकार प्रधानमंत्री जी की घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यवाही विभाग मंत्रालय में प्रचलित है
चूंकि चुनाव चल रहे थे इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के सहमति के लिए लिखा था। चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कमेटी बनाने पर कार्रवाई करें। तो चुनाव आयोग ने रोक दिया, ये देश के कृषि मंत्री बता रहे हैं। और फिर भी लाटेन जी आप इतना गुस्सा खा रहे हैं, क्या बात? देखो, ये क्या बता रहे हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं। वो सरकार में है, वो 13 महीने किसान आंदोलित रहा सभी बॉर्डरों पे, तब भी ये सरकार में थे। तब भी इन्होंने कहा था कि थोड़ी दूरी है किसानों के हमारे बीच में। मोदी जी ने कहा था जी। वो दूरी कहाँ चली गई? वो बैठ कर वार्ता कहाँ चली गई? वो वादे कहाँ चले गए कि कमेटी बनेगी? ये एक चुनावी मामला है इनका। अब चुनाव निकालना चाह रहे हैं जी कि चुनाव निकल जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। चुनाव के टाइम पे बिलों को वापस लेना ये एक राजनीति है, न कि किसान के हित में कोई काम करे प्रधानमंत्री ने। ये चुनावी इनका मामला है, राजनीति से प्रेरित है सारा मामला। कोई बिल वापस नहीं हुए, कोई एमएसपी पे कानून नहीं बना। मुकदमे जो किसानों पर लगे हुए हैं फर्जी तरीके से आंदोलन के, कोई उन पर बात नहीं हुई। किसी भी थाने से कोई मुकदमे की कोई भी प्रति नहीं मंगाई गई। ये सब मामला झूठ है। लखीमपुर कांड पे कुछ नहीं हुआ। ये सब बातें मुद्दे हैं किसान आंदोलन के। चुनाव से पहले स्थगित करा गया आंदोलन। ये किसानों का बड़प्पन मानते हैं हम भी कि उन्होंने एक जुबान पे आंदोलन को स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। तब तक बातचीत हो जाएगी। आज वादा खिलाफी कर दी सरकार ने। सरकार की वादा खिलाफी है। जो फैसला कल संयुक्त मोर्चा ने लिया वो बहुत अच्छा निर्णय लिया। ये लास्ट में निर्णय लिया। बिल्कुल संयुक्त मोर्चा ने खूब टाइम दिया सरकारों को। ये लास्ट में निर्णय लिया। जब टाइम रहेगा, केवल 5 दिन बीच में है चुनाव के, पहला चरण का जो वोटिंग है वो 5 दिन बीच में है, तब निर्णय लिया। कोई गलती किसान मोर्चे की नहीं है, कोई गलती किसानों की नहीं है। सरकार गुमराह कर दी किसान नेताओं को, किसानों को, और कुछ नहीं है। ये है मामला। पलाड़े जी आप जितनी उदारता से बता रहे हैं कि देखिए हमारा तो बड़प्पन था, हमने एक जुबान पर फैसला ले लिया। जुबान पर कहां फैसला लिया आप? प्रधानमंत्री जी ने 19 नवंबर को ऐलान किया, आपने कोई बड़प्पन नहीं दिखाया, अड़े रहे। आपने तो तब वापस लिया जब आपने भारत सरकार से लिखित में पत्र ले लिया 5 बिंदुओं पर नेगोशिएट करते हुए। अब जब पत्र ले लिया तो फिर इतने ज्यादा बेचैनी क्यों है? भाई आपने अपने अनुसार सारा समीकरण बिठाया। क्या मानते हैं आप में समझ की कमी रही? आप पत्र को बहुत बड़ी तोप मान रहे थे, उस पत्र के कोई मायने नहीं निकले, इसलिए अब आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या मानते हैं समझने में चूक गए आप एक बार फिर? क्या समय सीमा थी उसमें? कोई समय सीमा तो नहीं थी जी। उसमें समय सीमा ये तो नहीं था कि चुनाव के बाद कुछ बात होगी। तो कि चुनाव के प्रेशर में फैसला लिया प्रधानमंत्री ने जी। अब इस मामले को फाइनल करने के लिए चुनाव के बाद की बात बता रहे। तो आप देखो क्या हो जाए। उन्हें बातचीत करनी थी, आचार संहिता का बहाना है। अब तो उसे पहले बातचीत करनी थी, उसे पहले बात क्यों नहीं करी? वो सब कुछ उसमें था लेटर में, उस पर ही तो सहमति बनी कि ठीक है भाई, तारीख रखी गई कि फला तारीख में संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी प्रतिनिधि हैं या किसानों के उनके नेता हैं वे सब बैठ के बात करेंगे। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। प्रधानमंत्री 1 घंटा बात कर लेते किसान मोर्चा के नेता से, सारी बातें हो जाती बैठ के, पर वो करना नहीं चाह रहे। वो अहंकारी है, वो घमंडी है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो चाह वो कर सकते हैं। वो एक भय भी बैठाना चाह रहे और एक सहानुभूति लूटना चाह रहे कुछ लोगों की। भय बिठाना चाह रहे हैं, सहानुभूति लेना चाह रहे हैं। प्रशांत उमराव जी आपके पास आता हूं। एक बार फिर कटघरे में है भारतीय जनता पार्टी, एक बार फिर कटघरे में है आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार। किसान एक बार फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपकी दलील माननीय कृषि मंत्री के रूप में देश को दी जा रही है। चुनाव है, चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और चुनाव आयोग ने कहा चुनाव के बाद करें, पर तारीखें बता रही हैं। 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री कानून वापसी का ऐलान करते हैं। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच में सहमति लिखित में बनती है। एमएसपी के संदर्भ में समिति गठन करने का ऐलान होता है। आचार संहिता तो उसके 1 महीने बाद लगी। किसान कहीं प्राथमिकता में है आपकी, या आपने तय कर रखा है जैसे कैसे भी हो चुनाव एक बार निपटे तो सही, फिर इन किसान मोर्चे को भी देखते हैं और किसान मोर्चे की मांगों को भी देखते हैं? थोड़ा बताएंगे प्रशांत जी? देखिए हिमांशु जी, संसद में जो भी बयान दिया जाता है प्रामाणिक होता है। अगर और देश के कृषि मंत्री
एक जिम्मेदार व्यक्ति, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, और अगर वो चुनाव आयोग में उन्होंने पत्र लिखा है और चुनाव आयोग ने मना किया है कि अभी आप कमेटी नहीं बना सकते, तो उस चीज को हमें मानना पड़ेगा। और इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। कमेटी बनेगी एमएसपी, और किसी एक दो राज्यों को, लोगों को ध्यान में रख करके कमेटी नहीं बनाई जा सकती है। एमएसपी में कौन कौन सी फसलें रखेंगे, क्योंकि पूरे देश का विषय है, 30 राज्यों का विषय है। तो जब चुनाव जब निपट जाएंगे उसके बाद किया जाएगा। और जो लोग सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकतर तो बड़े नेता सब पंजाब में पार्टी बना के लड़ रहे हैं, तो वो भी चीजें हैं कि कौन लोग राजनीतिक है, कौन अराजनीतिक है। लगातार जब तक आंदोलन चल रहा था वो लोग कहते रहे कि हम तो राजनीतिक हैं, कुछ चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज सब वहां पर होड़ लगी हुई चुनाव लड़ने की। तो जो भी, और किसान हमारी बिल्कुल प्राथमिकता में, सबसे अधिक काम भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए किया है। और एमएसपी में 794 लाख मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश में खरीदारी हुई है अनाज की। चाहे किसानों को कर्ज माफी हो, किसान सम्मान निधि हो, सभी काम किए गए। और हम देश के सभी लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं। कोई किसानों से कोई वादा खिलाफी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी फेयर, संवेदनशील व्यक्ति है। जो उन्होंने जो चीजें कही हैं निश्चित तौर पर पूरी की जाएंगी समय आने पर। प्रसाद जी, समय आने की मसला क्या होता है? आपने कहा कि देश के कृषि मंत्री संसद में कहा, उसके मायने हैं। एमएसपी के संदर्भ में देश बहुत बड़ा है, सब लोगों को लेना है। कोरोना काल में अध्यादेश लाकर आप 3 कृषि कानूनों को ले आते हैं, वो आपको जल्दबाजी दिखाई नहीं देती। उस समय आपको संसद का सत्र बुलाने का इंतजार नहीं रहता। लेकिन किसानों से आप वादा करते, 13 महीने तक चले हुए आंदोलन के बाद आपको तब पता नहीं था कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। आपने सारे अपने कार्यक्रम चुनाव आयोग की घोषणा को ध्यान में रखते हुए पूरे 1 महीने तक देश भर में चलाए, जिन राज्यों में चुनाव होने थे। पर किसानों से जुड़े हुए मसले पर एक निर्णायक स्थिति पर पहुंचने के संदर्भ में परहेज किया। जब चुनाव घोषित हो गए तो आप चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चाहते हैं कि किसान भी मान लें, देश भी मान लें कि आप बेहद मासूम हैं, बेहद सरल हैं, बेहद सहृदय हैं। थोड़ा जनता को कुछ ज्यादा ही सरल तो नहीं समझ ले रहे आप? समझ रही किसका कौन सा एजेंडा है, जनता सब समझ रही है। जनता को कोई नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र पे हम भी जनता के वोट से ही चुन करके आए हैं, कोई बूथ कैप्चरिंग करके यहाँ पे नहीं बने हैं। जनता ने ही हमें चुना है, और कौन कौन क्या एजेंडा चला रहा है वो भी सब जनता सबको देख रही है। और चुनाव आयोग ने अभी मना किया है कि कोई कमेटी नहीं बना सकते, आचार संहिता के दायरे में आता है, इसलिए अभी नहीं बनाएंगे। तो चुनाव निपट जाएगा, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद कमेटी निश्चित तौर पर बनाएंगे। विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। अब जिनको तो, कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उसके बावजूद लोग सड़कें रोक करके बैठे रहे। तो भैया आपको ना संविधान पे भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, ना सरकार पे भरोसा है। उसके बावजूद आपने सभी चीजें की जो नहीं चीजें करनी चाहिए। लाल किला से लेकर के सभी चीजें किया, उस चीज को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो विश्वास तो रखना पड़ेगा। ऐसे गए गुजरे लोगों के आगे हथियार क्यों डाल दिए प्रशांत जी? आप अभी भी जब इस भावना के साथ हैं, ये कैसे लोग हैं, इनका किसी पे भरोसा नहीं है, संविधान को मानते नहीं, नियम कायदे कानून को मानते नहीं, भरोसा करते नहीं, ऐसे लोगों के आगे जनता से चुनी हुई सरकार ने हथियार क्यों डाल दिए? थोड़ा समझा देंगे प्रशांत जी? जब इतनी कड़वाहट, इतनी कटुता, इतनी नाराजगी आपके जहन में है, आप मान रहे हैं कि ये सब गलत ही किए थे, अवसरवादी लोग थे, फिर भी आप इनके आगे झुक गए। इतनी मजबूत सरकार हथियार डाल दी। नहीं, हमें किसी से कोई टकराव नहीं, ना ही कटुता है। सभी हमारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं, किसान हमारे साथ हैं। किसान तो असली किसान खेती कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वही तो आज पार्टी बना के पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं जी। आज पंजाब में उस पार्टी के लोगों ने व्यापारी को टिकट दिया, जिनको पानी पी पी करके कॉर्पोरेट को गाली दे रहे थे, उन्हीं कॉर्पोरेट वाले लोगों से 3-3 करोड़ रुपए लेकर के टिकट दिया गया है जी। तो प्रशांत जी का कहना है कि इनमें से कुछ ही लोग थे, बाकी किसान तो पूरा का पूरा भाजपा के साथ है। इनको राजनीति करनी थी, अपना राजनीतिक संगठन बना के सब चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं, कुल मिलाकर किसानों के नाम पर अपना धंधा कर रहे हैं। मायने यही है। मुझे जाना है राघव अचल जी के पास, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं संजय छोकर जी के पास, और उनसे समझना चाहता हूं सरकार का वर्तमान रुख और किसानों के संयुक्त मोर्चे का रुख, इस पर देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल क्या राय रखता है? संजय जी। देखिए हिमांशु जी, मैं पूरी डिबेट सुन रहा था। बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बात करी, मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब वो ठीक से दे पाए हैं किसान यूनियन के जो हमारे साथी हैं उनके। आपने खुद ही सारी बातों के जवाब इनको दिए, इनसे सवाल किए कि एक भी जवाब इनके पास नहीं है। आज अगर ये बात कर रहे हैं एमएसपी पे कानून बनाने की या कमेटी बनाने की, तो 1 महीना था चुनाव से पहले इनके पास, क्यों इन्होंने उस टाइम पे सारी काम का कमेटी नहीं बनाई, काम क्यों नहीं किया?
और दूसरी बात, अगर एमएसपी की बात की आज ये बहाना लगा रहे हैं, आप केस वापस लेने की बात थी, उसमें क्या दिक्कत है? आप जो 700 जो लोग इसमें किसान शहीद हुए उनको मुआवजा देने में क्या दिक्कत है? उनको नौकरी देने में क्या दिक्कत है? क्या कानूनी अड़चन है? तो ये सारी नीयत इनकी लोग समझ रहे हैं और ये मैं तो कहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा ने मौका देख के सही समय पे इनको देख लिया है। ये झूठ बोलते हैं, 2 बार इन्होंने झूठ बोल के सत्ता हासिल करी। पहली बार जो बड़े मुद्दे थे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार, उन मुद्दों पे आज ये कोई बात नहीं करते और किसान 13 महीने रोड पे बैठा रहा, बॉर्डर पे बैठा रहा, इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। जब चुनाव नजदीक आया उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, उत्तराखंड का, तब इन्होंने डर के ये कानून वापस लिए और आज उनको पूरा करने में किस तरीके से परहेज कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, ये सारी बातें इनको जब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक इनके साथ हुई उस समय पे करनी चाहिए थी। तो आज मुझे लगता है ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। इनकी पुरानी आदत है बीजेपी की इस तरह की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, ये संजय छोकड़ जी आप कह रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने एक पत्र जारी किया किसानों के नाम पर, सबके हस्ताक्षर किए और उसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा का वोट नहीं देना है। मेरा जानना है कि संयुक्त किसान मोर्चा को भाजपा पे भरोसा नहीं है, ये बात तो समझ में आई, पर आप लोगों पे भी भरोसा क्यों नहीं है, ये बात समझ में नहीं आई। क्या कारण है कि देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के संदर्भ में किसान मोर्चा नहीं बोलता है कि कांग्रेस को वोट दीजिए, ये पार्टी है जो हमारे हित सुरक्षित रख सकती है, या कोई भी राजनीतिक दल है इसको वोट दीजिए? क्या आपको नहीं लगता है कि आप सबने ही इस देश के किसानों का भरोसा खो दिया? भाजपा उसमें आखिरी कड़ी है, आप पहले ही अपना भरोसा खोए हुए हैं। कुछ कहेंगे इसके संदर्भ में संजय छोकड़ जी? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने कांग्रेस के लिए ये नहीं बोला कि आप उनको वोट मत डालिए। आप अगर पूरा देखेंगे पिछले कुछ सालों का सबसे ज्यादा मुद्दे अगर आप देखें, राहुल गांधी जी ने भट्टा पारसोल से लेके और जितने भी मुद्दे अगर यूपी में या पंजाब में या जहां पे आए, सबसे ज्यादा मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए। जब से प्रियंका गांधी जी प्रदेश की प्रभारी बनी है उत्तर प्रदेश की, हर मुद्दे पे उन्होंने लड़ाई लड़ी। कौन थे आज? जयंत चौधरी या अखिलेश यादव जी तो अब मैदान में आए हैं। कहां थे ये कोविड के टाइम पे? कहां थे ये और मुद्दों में उठाने पे? कोई ये सामने नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो एक विपक्ष की बड़ी भूमिका थी उसको निभाया है और ये तो अभी चुनाव आएगा, आज कोई तय नहीं है कि किसको वोट डाली जा रही है। आने वाले दिनों में चुनाव से पहले लोग तय करेंगे कि कौन सी बढ़िया पार्टी है, किस पार्टी ने ज्यादा मुद्दे उठाए, कौन लोगों के बीच में रहा, किस आदमी ने, किस नेता ने क्या क्या किया। तो ये समय आने पे लोग फैसला लेंगे। लेकिन मेरे साथ में इस किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने राकेश टिकैत जी जुड़ चुके हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। टिकैत जी से समझने की कोशिश करते हैं, क्या हो गया टिकैत साहब? एकाएक आप लोग फिर नाराज हो गए, सीधे तौर पर भाजपा के विरोध का आह्वान कर दिए। कहां बात टूट गई, कहां भरोसा टूट गया? लिखित में लिए थे आप तो इस सरकार पे एतबार न जताते हुए, लिखित में लेने के बाद में भी भरोसा टूट रहा है आपका, क्यों? सरकार बातचीत तो कर नहीं रही और आज कोई बयान आया कि हम इलेक्शन के बाद में करेंगे जी। तो हमने तो जनता को कहा भाई ये क्वेश्चन है, हमने तो जनता को सवाल दिए जी, भाई सरकार हमको मिली नहीं, लिखत पढ़त में बात करी उस पर ही। और सरकार अगर आपके पास में गांव में आ रही है तो उससे बातचीत करो, ये हमारे इशू हैं तो इन इशू पे सरकार से बातचीत करो, क्योंकि सरकार गांव में आ रही तो गांव की जनता उनसे बात कर रही है जी, और वे जनता को जवाब दे दे। पर आप तो सीधे अपील कर रहे हैं कि इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। जानने में दिलचस्पी है पूरे देश की कि आपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं किया था जब उन्होंने 3 कृषि कानूनों की वापसी ली थी। आपने सारे मुद्दों पर लिखित गारंटी चाहिए थी, सरकार ने लिखित गारंटी दे दी, फिर भी आपको लग रहा है कि आपके साथ में ठीक नहीं हो रहा है। एक बार फिर आप सरकार के तौर तरीकों को समझने में चूक गए। आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हो गया या कुछ और हो गया? नहीं, हमने तो जनता को दिए ना जो सवाल है लिखित में जी, तो हमने जनता को दे दिए। भाई इनसे क्वेश्चन भी कर लो, क्वेश्चन करो इनसे हॉस्पिटल का, क्वेश्चन करो इनसे स्कूल का, इनसे सड़क का, महंगी बिजली का,
गन्ने के भुगतान का, फसलों के रेट का, तो सारे सवाल क्वेश्चन करने का जनता को अधिकार है। ठीक है साहब, मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए। मेरे पास आपकी अपील है जिसमें आपने भी हस्ताक्षर किए हैं, इसमें कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है, स्पष्ट तौर पर आपने अपील की है। इतना बड़ा कागज है, सीधे तौर पर लिखा है संयुक्त किसान मोर्चा की अपील, इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। आपने ट्विटर से भी ट्वीट किया है, सीधे तौर पर आपने आग्रह किया है भाजपा को सबक सिखाना है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने बड़ा दाव खेल दिया है? अगर भाजपा आपके विरोध के बाद भी सत्ता में आ गई तो क्या माने, खारिज कर दिया आपको? और आ जान दो जी। देखो, जनता तो इनको वोट नहीं दे रही, सुन लो बात जी। ये धोखाधड़ी से आज है तो भाई आ सकते हैं, जनता तो वोट दे रही, फिर चुनाव हो जाओ तो जी। जनता तो ये कह रही भाई हम तो देखिए वोट दे नहीं रहे, जी। लेकिन हम तो चुनाव से बगल हैं। जी। हमने तो जनता को कहा कि इनसे क्वेश्चन करो भाई अपने। जी। हाँ, और जनता को क्वेश्चन करने का हक है। जनता अब की बार सवाल जवाब कर रही है इनसे। जी, वो जनता सबसे तो सवाल जवाब कर रही है राकेश जी, लेकिन आपसे जानने में दिलचस्पी है कि आप एक पार्टी विशेष के संदर्भ में नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे कि कौन सी पार्टी है इस देश में या प्रदेश में जो किसानों के संदर्भ में ध्यान रखती है, किसानों के हित सुरक्षित रख सकती है, किसानों की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। या आपको लगता है सारे राजनीतिक दलों के बस की नहीं रह गई, ये सब किसानों को बेवकूफी बनाएंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो? देखो, अब के आंदोलन से ये तो हुआ कि सब पॉलिटिकल पार्टी किसानों का अब की बार कंपटीशन पर नाम ले रही है जी। देश में आंदोलन अगर मजबूत रहेगा तो सरकार किसी की भी आ जाना जी, वो इशू मजबूती से किसान उनके सामने उठाएगा। जी। अपने संगठन को मजबूत रखो, सरकार कोई भी आ जाए, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसकी सरकारें हैं जी। और हमको सब सरकारों से बातचीत करनी पड़ती है। हमारा अपील सरकारों के खिलाफ है, जो सरकार है उससे है हमारा, किसी पार्टी से नहीं हमारा। अगर देश का मुख्यमंत्री या देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी के लिए सपोर्ट करेगा तो हमारा विरोध जरूर रहेगा। वे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबके होते हैं। टिकैत साहब में दिक्कत ये हुई, टिकैत साहब जो बात बोल रहे हो संयुक्त किसान मोर्चा की जो विज्ञप्ति, दोनों में विरोधाभास है। टिकैत साहब कह रहे हैं कि हमारी किसी पार्टी से विरोध नहीं है, और संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बड़ी अपील है इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। उन्होंने नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ वोट करें। राघव अचल जी मेरे जी, टिकैत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अचल जी के पास चलूंगा। जी, ये कह रहा हूं कि अगर किसी पार्टी की सपोर्ट करेगा प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी को सपोर्ट करेगा तो हमारा विरोध रहेगा। जी। देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबके हैं, किसी एक पार्टी विशेष के नहीं है। वे इनका नाम लेना बंद कर दो, इनकी सपोर्ट लेना बंद कर दो, हम भी नाम लेना बंद कर देंगे। हमारा इशू सरकार से है। अगर देश का प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगा तो वो गलत है पूर्ण रूप से। इसका मतलब वो एक पार्टी की सपोर्ट कर रहा तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा है तो आप उसका विरोध करेंगे। लेकिन मैं राकेश अचल जी देश के जाने माने पत्रकार हैं टिकैत साहब, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या संयुक्त किसान मोर्चा जल्दबाजी कर गया अपने आह्वान में, सरकार पे भरोसा न करके चूक कर गया, या मोर्चा पहले ही चूक कर गया था कि उसने अपनी शर्तों के अनुसार ना समिति गठित होने दी, ना मामले वापस होने दिए, उससे पहले अपने तंबू उखाड़ लिए। गलती कहां हुई, आज की या 9 दिसंबर को की? अचल जी। हाँ देखिए मछली, बहुत ही अभी टिकैत जी ने जो बात कही, आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपके सवालों के जवाब उसमें निहित हैं। किसानों ने अपना आंदोलन 12-13 महीने चलाया तो उसने कोई जल्दी नहीं की, उसने बहुत प्रतीक्षा की, उसने बातचीत के लिए बहुत समय दिया सरकार को। जल्दबाजी सरकार ने की। सरकार को कानून वापस लेने में जो 12-13 महीने लगाए वो उन्होंने फटाफट जब देखा कि चुनाव सिर पर है 5 राज्यों में, तो अपने निर्णय को, जैसे थम्पिंग मेजोरिटी से 3 अध्यादेश पारित हुए थे, उसी तरह से थम्पिंग मेजोरिटी से इनको उन्होंने वापस करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन वो अपनी नीयत से अभी तक बदले नहीं है, फिरे नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये स्वर्ण अवसर भारत के किसानों के सामने है कि वो एक बार वादा खिलाफी करने वाले सत्ता प्रतिष्ठान को, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, जैसे कि अभी टिकैत जी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से, तो किसानों की लड़ाई
तो इस लंबे आंदोलन में बहुत से राजनीतिक दल किसान मोर्चे के मंच पर खड़े दिखाई देते। तो आज स्थिति ये है कि ये पहली बार किसान यूनियन तो कर नहीं रही है। अभी बंगाल में जब चुनाव हुए थे तब टिकैत जी बन गए थे, उन्होंने वहां भी किसानों की बात रखी थी विधानसभा चुनाव के समय। वहां क्या नतीजे आए पूरे देश ने देखे। और आज 5 राज्यों के चुनाव के समय अगर किसान नेता कोई अपील कर रहे हैं मतदाताओं से तो वो किसानों से कर रहे हैं। आम मतदाता उनका साथ दे अलग बात है। अगर किसान अपना हित चाहते हैं तो वो फैसला अपने ढंग से करेंगे। और ये मौके बार बार किसान को नहीं मिलते, 5 साल में एक बार मिलते हैं। तो इस मौके का फायदा किसानों को निश्चित रूप। अचल जी, मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि आप स्वयं मानते हैं कि सरकार ने ये फैसला 5 राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखकर किया था। जब 5 राज्यों को चुनाव में रखकर फैसला लिया था सरकार ने, आप जैसा सुधी पत्रकार भी ये मानता है, तो सरकार इतनी बेपरवाह कैसे हो गई कि उसने आगे कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा और माना कि सब कुछ ठीक ठाक निपटा लेंगे चुनाव को? क्यों नहीं उसने एमएसपी पे कमेटी गठित कर दी? क्यों नहीं मुकदमे वापसी के संदर्भ में कदम उठा लिए? क्यों नहीं उसने जो है पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के संदर्भ में पहल कर ली? थोड़ा इस पे आपकी कोई दृष्टि है? क्या कारण है कि सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं उठाए जैसा कि किसान मोर्चा कह रहा है? निश्चित तौर पर दृष्टि है। और एक पत्रकार के नाते मैं कह सकता हूँ, मेरा तो किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना है नहीं, कि सरकार की नियति में अगर खोट न होता तो 19 नवंबर के बाद चुनावों की घोषणा होने तक बहुत समय था कि सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा कर देती। एमएसपी के लिए जो कानून बनाने की बात थी, बिजली की बात थी और दीगर जो मुद्दे यूनियन के, किसान यूनियन के थे, उन पर फैसले फटाफट हो सकते थे। जब आप विधेयकों को, कानूनों को बेजें थपथपा कर पारित करा सकते हैं तो ये फैसले भी आनंद फानंद में कर सकते थे। बहुत वक्त आप आज सरकार है, आपको मालूम है कब चुनाव होना है, आपको मालूम है केंद्रीय चुनाव आयोग क्या कहेगा अगर आप लिखा पढ़ी करेंगे। संसद में बयान देने से कोई बात पत्थर की लकीर नहीं होती, क्योंकि इसी देश की सरकार ने कोरोना काल में मौतों को लेकर जो बयान दिए, आपको याद होंगे कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा जी, आपको याद है? तो अगर संसद में कोई मंत्री संविधान की कसम खाते हुए अगर गलत बयानी करता है तो फिर विश्वास तो सरकार से टिकेगा, किसान का हो या आम आदमी का हो। टिप्पणी रागाचल जी ने की। संजय, हमारे साथ प्रशांत उमराव जी कह रहे थे संसद में कोई बात मंत्री ने कही है उसके मायने हैं। अचल जी ने कहा जिस सरकार के मंत्री ने कह दिया हो कि कोरोना काल में एक भी मौत ऑक्सीजन के अभाव में नहीं हुई, ऐसे बयान के बाद मंत्रियों के बयान की कोई अहमियत देश में रह जाती है? सवाल मौजूद है। दूसरी बात जो अचल जी का कहना है कि मूलतः खोट सरकार की नीयत में है। मैं वापस लौटकर आता हूं प्रशांत उमराव जी, क्या नहीं मानते आप कि रणनीति में चूक खा गए आप, या किसानों को जरूरत से ज्यादा सीधा समझ लिया आपने? क्या आप उन्हें बहलाते रहेंगे, टहलाते रहेंगे और चुनाव निपटा ले जाएंगे? इस बार बदला बदला है किसान, क्या कहते हैं प्रशांत जी? जो प्रधानमंत्री जी ने और जो बयान दिया है कृषि मंत्री जी ने, जो भी हमने वादे किए वो पूरे किए जाएंगे। और किसानों की सबसे पहली मांग थी कृषि कानून वापस लेने की, वो मांग उनकी मानी गई है। और उत्तर प्रदेश में जो है किसानों की बिजली सस्ती की गई है। हरियाणा में जो उनके मुकदमे थे वो वापस लिए गए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मुकदमे या जो मांगे थी पंजाब सरकार से भी थी, तो वहां पर भी बातें की जानी चाहिए। पंजाब में भी चुनाव है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव नहीं है तो हरियाणा में बातें नहीं करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश, पंजाब के संदर्भ में तो उन्होंने 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया, उन्होंने नौकरी देने का भी ऐलान कर दिया। शिकायत है टिकैत जी को, उत्तर प्रदेश सरकार ने ना तो मुकदमे वापस लिए, ना ही मुआवजे के संदर्भ में कोई फैसला लिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है प्रशांत उमराव जी आपसे, वो ये कि आप तो बता दें आपकी सरकार तो तुरंत निर्णय लेने वाली सरकार है, सक्षम सरकार है, दूरदर्शी सरकार है। ऐसी सक्षम, दूरदर्शी और तुरंत निर्णय लेने वाली सरकार प्रधानमंत्री जी के ऐलान के बाद भी 1.5 महीने तक एक समिति नहीं बना पाई एमएसपी को लेकर। कानून बनाना तो दूर की बात है, आपसे एक समिति नहीं बन सकी। क्या इस नाकामी को, इस नकारेपन को लेकर कोई शर्मिंदगी आपके अंदर है? या हम कैसे लोग हैं, एक समिति तक नहीं बना पाए इतने बड़े मसले के संदर्भ में, जिनको आप इस देश का भाग्य विधाता कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, जिनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए सबसे अहम मसले को लेकर एक समिति बना पाने में भी आप 45 दिन में सफल नहीं होते हैं। इसको लेकर कहीं कोई लज्जा है प्रशांत जी? एमएसपी के लिए अभी बजट में भी बताया गया है कि एमएसपी पे खरीदारी की जाएगी, एमएसपी को मजबूत किया जाएगा।
और जो भी चीजें कही गई हैं उसको पूरा किया जाएगा। उसमें समय आपसे लग रहा है और अभी चुनाव की आचार संहिता का विषय है, उसके बाद निश्चित तौर पर जो भी प्रशांत जी चीजें हैं डिफेंसिव है, उन्हें लगता तो है कि बात तो जायज है, चूक तो हमारे यहां से हुई है, पर कहें क्या जिस पार्टी से हैं। पर मैं संजय छोकर जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार फिर टिकैत जी के पास जाना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने कुछ बड़ा दाव तो नहीं खेल लिया क्या? आपने अपने आप को आर पार की स्थिति में नहीं ला दिया? आपने सीधे तौर पर आह्वान किया है टिकैत साहब, आप अभी तक एक पार्टी विशेष के मुकाबले खड़े होने से बचते थे, पर आपने सीधा आह्वान कर दिया है भाजपा को हराने का। कितना बड़ा जोखिम है? देखो, जिससे हमने और गांव के लोग अपने अपने तरीके से 13 महीने आंदोलन चला के किसान को क्या करना, गांव के लोगों को वो पता है, उनको सब जी, वे सब जानते हैं वे जी। और जिस तरह की बयानबाजी सरकारों की चल रही है, वो बयानबाजी जनता सुनना नहीं चाहती। उस माहौल में जनता जाना नहीं चाहती तुम्हारा। और मुजफ्फरनगर कोई फील्ड ट्रायल नहीं है हर चीज का जी। क्या आप यहां पे फील्ड ट्रायल करोगे? वो फील्ड ट्रायल मुजफ्फरनगर या पश्चिम उत्तर प्रदेश या ये देश बढ़ना नहीं चाहता। जी। सरकार का काम है, आप अपनी सरकार चलाओ, अपनी साफ नीयत से चलाओ, जिसकी भी सरकार बने, लेकिन इसे जनता को बेवकूफ मत समझो। जनता कोई पागल नहीं है जी। कि देश के सारे संस्थाओं बेचोगे। आज देश में एक ही काम हो रहा कि वोट कैसे मिलेगी, जी। तो ये तो देश में चलने वाला है नहीं। जी। आप सरकारी गुंडागर्दी करोगे, आप पूर्ण रूप से ताकत के बल पे आप पूरा काम करोगे और हम चुप बैठे रहे। जी। हमने भी जनता को आह्वान करा कि क्वेश्चन करो भाई, जी। और जनता को क्वेश्चन करने का अधिकार है। हरियाणा में भी इन्हीं विचारधारा की सरकार है जी। जो उत्तर प्रदेश में है। वहां 15 रुपए हार्स पावर किसान का बिजली का रेट है। उत्तर प्रदेश में 175 है, तो 15 और 175 में अंतर ज्यादा है। हरियाणा के किसानों का गन्ना 100 करोड़ रुपया उत्तराखंड में अगर गन्ना उन्होंने डाल दिया तो उनका 100 करोड़ रुपया वहां पे बकाया है। जी। वे आ रहे हैं आंदोलन करने वहां पे। हम अपनी समस्याओं के लिए कह रहे हैं जनता को। गन्ने का भुगतान 14 दिन में होना था, जी। आज भी पिछले साल का गन्ने का भुगतान उत्तर प्रदेश में बकाया है। एमएसपी, जहां तक ये बात करते हैं कि एमएसपी अब इसमें बजट में लेकर आए, मतलब झूठ बोलते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पार्लियामेंट में, संसद में कसम खा के और ये झूठ बोलते हैं, तो हमने इनको कह दिया कि भाई इसका इलाज कर लो जी। बगैर इलाज के मानेंगे नहीं। तो हमने कौन सा गलत कह दिया भाई? नहीं, इनका कहना है कि आपने क्या गलत कह दिया, इसके संदर्भ में भाजपा की दलील है। भाजपा का कहना है कि उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में इतने बड़े फैसले लेने वाली, काम करने वाली सरकार तो इतिहास में कभी आई नहीं टिकैत जी। उन्होंने 44 लाख किसानों के कर्जे माफ कर दिए, 1 लाख तक के। किसानों का बकाया गन्ने का भुगतान उन्होंने कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में तकरीबन 31 चीनी मिलें बंद हुई थी। भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रहने के दौरान एक मिल बंद नहीं होने दी। किसानों के हित में इतने बड़े बड़े फैसले लेने वाली सरकार से इतने नाराज टिकैत जी और संयुक्त किसान मोर्चा, क्या बात है भाई? हमने ये कहा है, बात तो सुन लो, हरियाणा में भी इन्हीं की सरकार है जी। वहां 15 रुपए क्यों है और यहाँ 175 की क्यों है? जी। ये 12 गुना का अंतर है जी। तो यहाँ पर फसलें ज्यादा होती है क्या? 12 गुना महंगी फसलें हैं जी। और एमएसपी पे 1 लाख करोड़ रुपया एमएसपी के नाम पे व्यापारियों को जाता है जो इनके दोस्त हैं जी। अगर फसलें कम रेट में खरीद कर महंगे रेट में बेची जाती है तो कहना गुनाह है क्या कोई देश में? हमने कहा कि एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, आपको जितना खरीदना आप उतना खरीद लो। जिसको भी व्यापार करना है वो इस रेट से नीचे पे व्यापार के लिए नहीं खरीदेगा। जी। ये कौन सा गुनाह कर दिया हमने? हमने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के मंत्री
जो गन्ना मंत्री है जी अगर उसके गिरा हुआ गन्ने का भुगतान हो गया हो जी तो हम मान जाएंगे। जी इनके गन्ना मंत्री का भुगतान नहीं हुआ, जो उनका गन्ना डला है उसका, उनके भाई का, जी आप जांच करवा लो उसकी। अगर प्रदेश के गन्ना मंत्री का भुगतान नहीं हुआ जी तो इसका मतलब किसी का नहीं हुआ। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है राकेश टिकैत जी की। अगर गन्ना मंत्री के भाई का भुगतान नहीं हुआ तो किसी और का भुगतान क्या होगा? मैं दो सवाल आपसे राकेश टिकैत जी करना चाहता हूं और फिर जाना चाहता हूं संजय छोकर जी के पास। आप तो अपने आप को गैर राजनीतिक बताते थे और प्रशांत जी इस बात से बहुत नाराज हैं, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि आपके आधे नेता पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं और जिन व्यापारियों के खिलाफ लड़ने की बात करते थे उन्हें 3-3 करोड़ रुपए लेके उनको टिकट दे रहे हैं। तो ये असली चेहरा है आपके आंदोलन का, ऐसा प्रशांत जी का कहना है। एक टिप्पणी तो इसके संदर्भ में आपकी चाहिए। दूसरा, भाजपा ने तो किसानों के साथ धोखा कर दिया आपके अनुसार, पर यह तो बताओ टिकैत जी, किसानों के साथ निभाने वाली पार्टी कौन सी है जिसे आप विकल्प के तौर पर देखते हैं? इतना भी तो देश को पता चलना चाहिए ना भाई, ये पार्टी है जिसने किसानों की चिंता की है, जिसके पास जुड़कर किसानों के हित सुरक्षित रहने वाले हैं, जिसके साथ चलकर किसान खुशहाल रह सकता है। दो सवाल आपसे। हमारा ये है कि किसान आंदोलन को मजबूत रखो, सरकारें किसी की भी हो जी। अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, अगर वहां पे किसी किसान की जमीन नीलाम की बात हुई तो हम वहां पर गए, वहां की सरकार से बात करी, उन्होंने उसको वापसी लिया जी। एक ही दिन में पूरे फैसले बदल दिए उन्होंने। नीलाम की हुई जमीन को भी उसने वापसी कर दिया। हम अगर छत्तीसगढ़ में गए, वहां पे भी उनकी सरकार है जी। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में जब भारत सरकार से बातचीत करो तो एथनॉल की पॉलिसी की फाइल हमारी दिल्ली में पड़ी हुई है जी। वहां की सरकार, दिल्ली सरकार ये नहीं चाहती कि यहाँ के किसानों को धान का रेट 500-600 रुपए हम ज्यादा दे रहे हैं, 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीद रहे हुए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पॉलिसी एथनॉल की आ जाए तो हम पूरे किसान का धान 2500 रुपए क्विंटल खरीद लेंगे जी। लेकिन उनकी फाइल गड़ी हुई है। उन्होंने हमको कहा कि आपकी दिल्ली में बातचीत हो संयुक्त मोर्चा की, आप हमारी भी बात करना कि एथनॉल की फाइल हमारी निकाल दो जी। तो हम किसी की नहीं बात करते कि कौन ठीक है कौन गलत है। हम ये कह रहे हैं कि सरकारों को अपना काम करना चाहिए जी। सरकार को लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना आएगा 2.5 महीने के लिए, आप उसको कॉन्टेक्ट पर लेकर आए, उससे आप स्पीच करवाओगे, उससे लोग लड़ेंगे और हमको वोट मिल जाएगी, ये तो चलेगा नहीं। आपको वोट लेनी, आप मुद्दे लेकर आओ, आप विकास के मुद्दे लेकर आओ, एजुकेशन के मुद्दे लेकर आओ, आप रोजगार के मुद्दे लेकर आओ। हम नहीं कह रहे, हम आज भी किसी को नहीं कहा कि किसको वोट देना और किसको वोट नहीं देना। हमने जनता से ये कहा कि अपनी बातचीत सरकार के लोग आएंगे उनके सामने रखना, आप उनसे क्वेश्चन करना, उनसे जवाब देना, ये कहा हमने। दूसरे मुद्दे पे आपने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन टिकैत जी, आपके आधे साथी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रशांत जी बहुत नाराज हैं इस बात से। देखो असली चेहरा सामने आ गया इन लोगों का, कैसे लोग हैं। अपनी पार्टी बना के वहां टिकट भी बेच रहे हैं, व्यापारियों को बेच रहे हैं, 3-3 करोड़ रुपए ले रहे हैं। टिकैत जी खामोश क्यों है इस पे? अरे बता तो रहे, वे गए 4 महीने की छुट्टी पे जी, और वे आज संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है जो चुनाव लड़ रहे हैं जी। अब भाई घर से कोई जान लिया, रूस का जान लिया और वो भाग गया कहीं चला गया, उसका क्या करता हूं जी, वो हमारा हिस्सा नहीं है। चुनाव लड़के वापस आएंगे फिर हिस्सा हो जाएंगे? नहीं, अब ये भी अदला बदली तो भाई ये भी कर रहे हैं जी। ये तोड़ कर दूसरी पार्टी के लोगों को जा रहे हैं, ये कहते हैं कि हम किसी को नहीं जा रहे, वे हिस्सा नहीं है हमारा आज। और 4 महीने के बाद में क्या होगा वो मीटिंग के बाद में पता चलेगा। आज हमारा हिस्सा नहीं है। वे बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है टिकैत जी की। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो आज हिस्सा नहीं है, 4 महीने बाद क्या होगा हमें नहीं पता है। अभी 4 महीने तो वो छुट्टी लेकर गए हुए हैं। लेकिन मैं संजय छोकर जी आपके पास में आना चाहता हूं। जो टिकैत जी ने सारी बातें कही, क्या संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा खुलकर भाजपा के खिलाफ आना योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर करा पाएगा? और अगर इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ बाहर नहीं होते हैं तो माना जाए कि अब विपक्ष में कोई दम बचा ही नहीं है, इतना बड़ा मोर्चा विपक्ष के साथ खड़ा हो गया। कैसा अवसर मानते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि अभी राकेश टिकैत जी अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा। और मैं शुरू से बता रहा हूं, हम भी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बड़ी पार्टी होने के नाते
आप शुरू से इस किसानों के आंदोलन को, इस संयुक्त मोर्चा के जो फैसलों को बीजेपी ने बहुत हल्के में लिया। जी। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, आप हिमांशु जी पूरा देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो, और जब ये कानून बनाया बीजेपी ने या मोदी जी ने, ना किसानों के किसी संगठन से चर्चा करी, ना किसानों से कोई बात करी, अचानक ये बिल लेके आ गए और किसानों के साथ धोखा किया। उसके बाद जब किसान आंदोलन पे आया, बॉर्डर पे बैठा रहा, 13 महीने धूप, गर्मी, बारिश, सब कुछ इनके सर से गुजरती रही और 10 किलोमीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री बैठा हुआ था, अमित शाह भी बैठा हुआ था, कभी इन्होंने 13 महीने तक किसानों की बात नहीं सुनी। आज देखिए अमित शाह कैसे घुटनों के बल किसान मोर्चा ने कैसे बीजेपी के घुटनों पे टिकाया है। आज अमित शाह कैराना भी आ रहा है, आज गाजियाबाद भी जा रहा है, आज सारी जगह घूम रहा है, लेकिन तब किसानों से बात करने का समय नहीं था इनके पास। शोकर जी, थोड़े आपकी बात से मेरा विरोध है। वो कैराना जा रहे हैं, वो इधर भी जा रहे हैं, वो उधर भी जा रहे हैं, घुटनों पर ला दिया है। घुटनों पर ला दिए होते तो समिति बन जाती, घुटनों पर ला दिए होते तो मुआवजा भी मिल जाता, घुटनों पर ला दिए होते तो टेनी जी भी मंत्रिमंडल से बाहर हो जाते, घुटनों पर ला दिए होते तो पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी मिल जाता। ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लग रहा आपका दावा? अमित शाह को कुछ आप भी हल्के में नहीं ले रहे देश के गृह मंत्री जी के संदर्भ में? हिमांशु जी, ये एक बड़ी लड़ाई है, ये एक बड़ा जो कार्य जो बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है। उसमें चाहे किसान सामने खड़े हुए, चाहे कांग्रेस पार्टी सामने खड़ी हुई है, ये किसानों को मारना चाहते थे। आप देखिए किसानों के लिए बिल लेके आ रहे हैं और किसान विरोध कर रहा है जी। और दूसरी बात जो आपने टिकैत जी से सवाल कर रहे थे, मैं उस बात का जवाब देता हूं कि कोई भी आदमी इस देश में चुनाव लड़ सकता है। आप वो जो आंदोलन के टाइम में किसान थे, चाहे वो हरियाणा के थे, पंजाब के थे, वो चुनाव लड़ने में, जब आरएसएस एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी बना के चुनाव लड़ सकती है, तो संयुक्त किसान मोर्चा या किसानों का संगठन क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता? क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है उसमें? सवाल है संजय छोकर जी का। टिकैत जी से पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है आपको? आपके साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं, आपने उनसे अपना नाते ही तोड़ लिया, कैसे लोग हैं आप? छोकर जी कह रहे हैं बताइए, बाकी लोग चुनाव लड़ लेते हैं, देश के संविधान में व्यवस्था है, टिकैत साहब आपसे इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा? नहीं, हमने ये कहा कि किसान जो संयुक्त मोर्चा है नॉन पॉलिटिकल है जी। हमको हर पार्टी से बातचीत करनी पड़ती है जी। देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग विचारधारा की सरकारें हैं जी। तो संयुक्त मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा जी। कुछ लोग लड़ रहे, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि चुनाव लड़ने का सबको राइट है जी। संविधान में हमको राइट दिया गया है। जब हम वोट देने का अधिकार है तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है जी। और हर आदमी जब वोट देता है तो पॉलिटिकल ही होता है, किसी न किसी किस्म से जी, एक किस्म से वो वोट दे रहा है तो चुनाव लड़ रहा है जी। कैंडिडेट को वोट दे रहा है कि भाई मेरा कैंडिडेट है तो, लेकिन फिर भी हमने जो पार्टी बना के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं है हम जी। और वो 4 महीने आशा कह गए जी हम 4 महीने छुट्टी पर जा रहे, कोई हम आंदोलन वो नहीं कर रहे हम जी। लेकिन हम अपना वहां पर जा रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी बनाई उन्हें अपनी अलग, उस पर चुनाव लड़ रहे, जो उसमें हिस्सेदार है वो इसका हिस्सा नहीं है। हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे दूसरी पार्टी है ऐसे ही वो पॉलिटिकल पार्टी है। किसान मोर्चे को कई पार्टियों से बात करनी पड़ती है, इसलिए हम किसी एक पार्टी के साथ संबद्ध नहीं होना चाहते, ऐसा कहना है टिकैत जी का। लेकिन मैं राकेश अचल जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पहले चरण के मतदान से 5 दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने यह फैसला लिया, क्या आपको लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी जमीन खिसक जाएगी अगर कुछ अभी नहीं किया? जिस भरोसे के साथ में संयुक्त किसान मोर्चे ने यह आंदोलन स्थगित किया था, उसमें कहीं ना कहीं बुनियाद में था कि भाजपा को एक बड़ा नुकसान दिख रहा है विधानसभा चुनाव में, इसलिए उसने ये तमाम कानून वापस लिए और बाद में शर्तों पर सहमति दी। लेकिन मतदान के मौके तक कुछ ऐसा कर नहीं रहे जो वादे किए पूरे होते दिख रहे हैं, इसलिए ये निर्णायक फैसला लेना पड़ा। क्या मानते हैं आप कि वाकई इन लोगों को लग गया है कि अगर अभी हमने फैसला नहीं लिया तो हमारे हाथ में अगले 5 साल तक कुछ बचेगा नहीं, जिसकी चिंता भाजपा को रहेगी, इसलिए फैसला लेना पड़ा? हिमांशु जी, पहली बात तो ये है कि ये पहला मौका है कि हिंदुस्तान के किसानों को जमीन मिली है, उनकी जमीन खिसकी नहीं है और उनमें खिसकने की आगे भी कोई संभावना है।
ये पहला मौका है हिंदुस्तान में आजादी की बात कि किसानों ने इतना लंबा आंदोलन बिना किसी राजनीतिक दल के प्रत्यक्ष समर्थन के, अब प्रत्यक्ष समर्थन में तो बहुत लोग थे, लेकिन बिना प्रत्यक्ष समर्थन के किसानों ने 1 साल से ज्यादा अवधि तक अपना आंदोलन चलाया है। इसका मतलब है कि उसकी जमीन बन चुकी है। और जहां तक आह्वान का सवाल है टिकैत जी के या यूनियन के कि वो फैसला देख के सोच समझ कर करें, तो मैं तो इस राय का हूं कि ये बहुत देर कर दी। किसान यूनियन को भारतीय राजनीति में, चुनाव की राजनीति में खुलकर आना चाहिए, क्योंकि पिछले 40-50 साल में कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दल सत्ता में रहा हो, किसानों को चुनाव की प्रक्रिया में वोटर से ज्यादा उनका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। प्रत्यक्ष रूप से उन्हें संसद में पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं हुई। जो भी टिकट का वितरण होता है वो जाति के आधार पर, पैसे के आधार पर, धर्म के आधार पर होता है। अगर किसान इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है तो क्यों ना संसद में किसान चुनकर ज्यादा जाए। हर पार्टी किसानों को वोट अगर अपना प्रत्याशी बनाए तो ये मसले ही खड़े ना हों। तो ये एमएसपी के मसले, ये कानून बनाने के मसले आते ही नहीं अगर किसान इसमें भागीदार हुए होते। तो इसलिए किसान यूनियन का जो आह्वान है बिल्कुल समयानुकूल है और मुझे लगता है कि इसके वैसे ही नतीजे आएंगे जैसे कि बंगाल में आए थे। सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसानों की लड़ाई सत्ता प्रतिष्ठान से हमेशा रहने वाली है। किसी भी दल की सरकार बने, किसान की सरकार बने, लड़ाई तो रहेगी ही। लेकिन राकेश अचल जी कह रहे हैं कि किसान मोर्चे को केवल खिलाफत का आह्वान नहीं करना था, मैदान में खुद उतरना चाहिए था। मेरे साथ काफी देर से धीरज लाटियान जी जुड़े हुए हैं। लाटियान जी, राकेश अचल जी को आपका फैसला ठीक नहीं लग रहा चुनाव ना लड़ने का? आप भी मानते हैं? देखो, परिवार के मुखिया मौजूद हैं आगे अभी जी, आप बात कर ले, मैं बैठा आपके बराबर में। परिवार के मुखिया हैं टिकैत साहब जी, अब वे उनसे बात करें। तो लाठे जी का भाई राकेश टिकैत जी जो बोले हैं वही ठीक है। तो मैं जाना तो चाहता हूं प्रशांत अग्रवाल जी, उमराव जी के पास, लेकिन एक बार टिकैत जी से पूछ लेता हूं। अचल जी को लग रहा है भाई आह्वान तो ठीक है पर आपको उतरना चाहिए था। टिकैत जी तो पुराने पहलवान भी रहे हैं, अचल जी को ठीक नहीं लग रहा आप लोगों का मैदान में ना उतरना। कुछ कहेंगे टिकैत जी? तजर्बा ले लिया, किसान संगठन को नॉन पॉलिटिकल ही रहना चाहिए जी, और नॉन पॉलिटिकल रह के ज्यादा काम हो सकते हैं जी। इसमें किसान संगठन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जी, अपने संगठन के ताकत से वो उनसे बातचीत कर सकती है, लेकिन वो नॉन पॉलिटिकल हो पूर्ण रूप से, वो किसी पार्टी से अटैच ना हो जी। और नॉन पॉलिटिकल, अब देश में आजादी की लड़ाई तो नॉन पॉलिटिकल लोगों ने लड़ी जी, उसमें बड़ा योगदान रहा और गांव के लोग उन चीजों पर विश्वास करते हैं जी। इस आंदोलन में भी बहुत सी विचारधाराओं के लोग थे, बहुत सी पार्टियों के लोग इसमें थे। इसमें खाली नहीं किए किसान थे, जो जनता थी वो अलग अलग विचारधाराओं के लोग इसमें आए और वे पूर्ण रूप से वहीं बैठे रहे। हमको पता कि जो लोग बैठे हुए कई पार्टियों को वोट भी देंगे जी, लेकिन वो संगठन में साथ में है, क्योंकि अगर नफा नुकसान होगा तो सबको होता है। तो देश में किसान संगठन नॉन पॉलिटिकल ही रहना चाहिए, किसान संगठन नॉन पॉलिटिकल ही रहना चाहिए। राकेश टिकैत जी आपका कहना है। मैं प्रशांत उमराव जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात जानना चाहता हूं, चिट्ठी भर भेजने से काम बन जाएगा क्या? वो आप लोग दौरे पर भी निकलने वाले हैं जहां चुनाव है, कुछ जनसभाएं वनसभाएं करने का इरादा है और उत्तर प्रदेश में ये इरादा है, या प्रशांत जी जानना चाह रहे हैं कि पंजाब भी जाओगे कि नहीं जाओगे? पंजाब में लोग हैं वहां पे, ये तो हर गांव में किसान बैठा हुआ है, वही जनसभा कर रहा है जी, बात कर रहा है, सब जगह जा रहे हैं लोग जी, गांव के लोग। आपके संदर्भ में सवाल है, आप किनारे किनारे क्यों हो रहे हैं टिकैत जी? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जनसभाएं नहीं करेंगे, पत्रकार वार्ता के माध्यम से संवाद करेंगे। मैं वापस प्रशांत जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, सारे मामले को अगर आप देखें तो कुल मिलाकर भाजपा के प्रति नाराजगी, केंद्र की नीति के प्रति नाराजगी और नीति से भी ज्यादा आपकी नियत सवालों के दायरे में है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी के नीति निर्माता हालात को समझ पाने में चूक रहे हैं? बार बार आप आंदोलन को पहले नहीं माने, पहले आप इन्हें मवाली बता रहे थे, खालिस्तानी बता रहे थे, आतंकी बता रहे थे, उपद्रवी बता रहे थे, बाद में आपने माना कि चूक गए हम इन्हें समझाने में।
और अभी भी नहीं लग रहा है कि आपकी चूक एक बार और उभर कर सामने आ रही है इन चुनाव के मौके पर? हिमांशु जी, हमारी नियत बिल्कुल स्पष्ट है, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और जो कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक है, बताइए टिकैत जी 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार अपनी जमानत जब्त कराई। इनके मंच के मेन कोर ग्रुप के मेंबर योगेंद्र यादव जी हैं। योगेंद्र यादव जी की पार्टी है स्वराज इंडिया। स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2017 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़े, 2014 में गुड़गांव से लोकसभा चुनाव लड़े। तो किस बात के गैर राजनीतिक हैं? इनके आंदोलन में और बहुत सारे लोग थे जो राजनीतिक लोग थे, जो पहले चुनाव लड़ चुके थे, बाकी लोग अब चुनाव लड़ रहे हैं। टिकैत जी स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि 4 महीने की छुट्टी पर गए, 4 महीने के बाद चुनाव लड़के आएंगे, राजनीति करके आएंगे, फिर बैठेंगे। तो कैसे इनकी नियत पर विश्वास किया जाए? दूसरी बात, जिस कृषि कानून को टिकैत जी विरोध कर रहे थे 2 साल पहले तक, ये और बाबा टिकैत जी उन्हीं कृषि कानूनों को लाने की मांग करते थे। और वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में हो रही है। 2018 से कांग्रेस सरकार ने पंजाब सरकार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू की थी, पंजाब में भी धान। प्रशांत जी विनम्रता पूर्वक अनुरोध, वो तो इतिहास की बात हो गई, उसमें आपकी हार हो चुकी, देश देख चुका। वो कृषि कानूनों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री खुद ही राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से वापसी ले चुके। एक अकल्पनीय घटना थी। नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता के द्वारा यह फैसला लिया जाना अपने आप में बताता है कि जमीनी स्तर पर हालात क्या थे। जानने में दिलचस्पी यह है कि जिस बात का लिखित में भरोसा आपने किसान मोर्चा को दिया था, वो किसान मोर्चा देश के बीच में बात रख रहा है कि देखो ये लिखित गारंटी से भी पीछे हट गए। आपकी साख दांव पर है। आप पर एतबार आने वाले समय में लोग कैसे करेंगे, ये सवाल है। इसकी कुछ गंभीरता को समझ रहे हैं प्रशांत जी? प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में स्पष्ट बोला था कि कृषि कानून में कोई कमी नहीं है। आज भी हम कह रहे हैं कृषि कानून में कोई गलती नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम लोगों को समझाने में गलती हुई, और कृषि कानून से दूसरे विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े विषय थे, जिसकी वजह से उस कानून को वापस लेना पड़ा। और जो हमने प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो हमले का प्रयास किया, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। और जो हमने वादे किए, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, जो कृषि मंत्री जी ने बोला है, उसको निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे और उसमें कोई संदेह की बात नहीं होनी चाहिए। प्रशांत जी जवाब दे नहीं पा रहे। सामने है, सरकार ने लिखित गारंटी दी और प्रभावित पक्ष ये कह रहा है कि उस गारंटी के बाद में कोई कदम नहीं उठाया। 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस संयुक्त किसान मोर्चे ने बनाया, उसके बाद भी इंतजार किया सरकार के स्तर पर पहल का, पर सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। जानना चाहता हूं मैं संजय छोकर जी, क्या वाकई सरकार का उद्देश्य पूरा हो गया? दरअसल इन्हें दिल्ली से उठाना था, अपने घर भेज दिया। अब इस मोर्चे में कोई दम बम रही नहीं, नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लायक ही रह गए। इसलिए सरकार का यह नजरिया है। टिकैत जी ने भी बोल दिया जनसभा नहीं करेंगे, पत्रकार वार्ता करेंगे। और पत्रकार वार्ता से सरकार डरती वरती नहीं, सरकार को लग गया अब जमीन बची नहीं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक तरीका था किसानों को उठाने का, और क्योंकि चुनाव भी सामने थे और किसानों को भी उठाना था, तो इन्होंने बहुत चालाकी से, बहुत तरीके से ये इनको उठाया और इनके साथ धोखा किया किसानों के साथ। देखिए हिमांशु जी, मैं कहता हूं जिस पार्टी की नेता नीयत और नीति खराब हो, वो पार्टी कभी लंबा नहीं चल सकती। इनकी नीयत भी खराब है। इनके जो नेता है वो लगातार झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। टाइम पे अगर ये किसानों की बात सुन लेते तो आज ये नौबत ही ना आती बीजेपी को। और तीसरी बात देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से पंजाब में सारे जो 700 लोगों में से जो किसान पंजाब के जो लोग थे उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया टाइम पे, 152 लोगों को नौकरियां दी। अगर बीजेपी भी इसी तरीके से करती तो आज ये नौबत बीजेपी। पर संजय छोकर जी, आप भी तो कैसे लोग हो जिसने 152 लोगों को नौकरियां दी, जिस सरकार ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया, जिसने इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसानों की इतनी चिंता, इतनी परवाह की, वो ऐसी सरकार का नेतृत्व करने वाले अमरिंदर सिंह को आपने निकाल बाहर किया सरकार से। आप कैसे लोग हो? जो किसान के हित में फैसला ले रहा था उसके साथ आपने कौन सा न्याय किया? आप भी तो वहीं खड़े हैं जहां पर भाजपा को खड़ा हुआ बता रहे हैं। हिमांशु जी, जो ये फैसला जो 5-5 लाख रुपए किसानों को दिए और जो नौकरियां दी वो हमारे जो चन्नी जी के टाइम पे दी गई है, आपको आप करेक्ट कीजिए, आप उसको चेक कर लीजिए। और दूसरी बात, आप में सिर्फ ये कहता चाहूं इनकी नीयत खराब है। आप जब कांग्रेस के और बीजेपी में ये फर्क है, जब
महेंद्र सिंह टिकैत जी आंदोलन कर रहे थे कांग्रेस के टाइम पर, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने अगले दिन बुला के बात करी और फैसले किए। अगले दिन किसानों के आंदोलन खत्म कर, जो बीजेपी के टाइम पे लोग सड़कों पे बैठे हैं, बॉर्डर पे बैठे, इन्होंने बात नहीं सुनी। तो दोनों पार्टियों में बहुत फर्क है सोच का, बहुत नेताओं में फर्क है बहुत सारी चीजों का। तो ये सब सारी बहुत फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। संजय छोकर जी की दलील है, लेकिन मैं बातचीत को अंतिम मुकाम पे ले जाना चाहता हूं और राकेश अचल जी से समझना ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अचल जी आप भी मानते होंगे कि जमीनी स्तर के हालात को समझकर फैसला लेने की अद्भुत क्षमता भाजपा के वर्तमान नेतृत्व में है, और वो भाजपा का नेतृत्व किए गए वादों के संदर्भ में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाया। लिखित में जो गारंटी दी उसके संदर्भ में कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिसको लेकर यहां पर प्रशांत जी कुछ कह पाते। ये कैसी बातें करते आप? ये करके तो दिखाया, ये किया तो है, यहां तक आगे तो बढ़े हैं। क्या कारण है जिसके चलते लिखित में देने के बाद में भी भाजपा के नेतृत्व को लग रहा है कि अभी कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है? और नरेंद्र सिंह तोमर, आपके पुराने मित्र, संसद में कह दे रहे हैं कि पत्र लिखा था चुनाव आयोग को, जवाब आया है, चुनाव हो जाने दीजिए, फिर कर लेना, काम चल जाएगा। अचल जी। जी अचल जी। जी हेलो। जी अचल जी। हाँ, मैं सवाल आपका दोबारा से जरा दोहराएंगे, सुनने में थोड़ी चूक हुई। अचल जी, जानना चाहता हूं कि भाजपा इतना कुशल नेतृत्व वाली पार्टी है जो जमीनी हालात को समझती है, ऐसे संवेदनशील मसले पर भाजपा ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, केंद्र सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, लिखित में दिए हुए वादे के संदर्भ में ऐसे आत्मविश्वास की क्या वजह है? देखिए, पिछले 7 वर्षों में अगर आप सत्ता की जो रफ्तार है उसको अगर देखेंगे तो इसका पता आपको चल जाएगा कि इस अति आत्मविश्वास के पीछे क्या है। लेकिन ये पहला मौका है हिंदुस्तान में कि भारत के किसानों ने सत्तारूढ़ दल को, केंद्र में सत्तारूढ़ दल को अपने पाले में खींच करके लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। आज किसानों के मुद्दे को रेखांकित करने की जरूरत है नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है। अब भले ही आप मंदिर मस्जिद की बात करते रहे हो, गोलियां चलवाते रहे हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतदाता समझ चुका है कि असली मुद्दे क्या हैं और चुनावों का निर्णय किन मुद्दों पर होना चाहिए। तो ये सफलता भारतीय किसान यूनियन की है और इसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। सत्ता प्रतिष्ठान लगातार ऐसी चुनौतियों को और ऐसे मुद्दों को लेकर के अति आत्मविश्वास में निर्णय लेता रहा है, चाहे ये सरकार हो चाहे और दूसरी सरकारें हों, और उसका तो कुल मिलाकर अचल जी का मानना है कि अति आत्मविश्वास है जिसके चलते केंद्र सरकार या भाजपा जल्दबाजी में नहीं है। लेकिन जनता के स्तर पर अचल जी को उम्मीद है कि वो असल मुद्दों को समझ रही है और उसके अनुसार फैसला लेगी। क्या वाकई अचल जी का जो आकलन है वो 10 मार्च को व्यक्त होगा? क्या संयुक्त किसान मोर्चा ने जो खुलकर आह्वान किया है भाजपा के खिलाफ वोट देने का, क्या वो वाकई इतना कारगर होगा? जब एक स्पष्ट विकल्प दे पाने के संदर्भ में संयुक्त किसान मोर्चा अपने कदम रोक रहा है, तो विकल्प विहीनता के स्तर पर वाकई कोई मजबूत विकल्प उभरकर सामने आ पाएगा? जानने में दिलचस्पी है हमारी, पर इस दिलचस्पी का समाधान तो 10 मार्च को परिणाम की शक्ल में ही आएगा। पर इतना तय है कि किसान मोर्चा और किसान का मुद्दा एक बार फिर चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। क्या भाजपा के नीति निर्माता समय रहते कोई ऐसे कदम उठाएंगे ताकि हाथ से फिसलती हुई बाजी को वापस अपने हाथ में थाम पाएंगे? जानने में दिलचस्पी है हमारी ये भी। देखें प्रशांत जी और उनकी पार्टी आने वाले दिनों में क्या कदम उठाती है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का, वादे। इस संदर्भ में शायरों ने तमाम शेर लिखे हैं। उन तमाम शेरों में से एक शेर हमें मिला कमाल का, जो ये कहता है कि क्यों पशेमा हो अगर वह अदा वफा हो न सका, कि क्यों पशेमा हो अगर वह अदा वफा हो न सका, कई वादे भी निभाने के लिए होते हैं। इब्रत मछली शहरी ने जो ये कमाल की बात कही थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 दिसंबर 2021 को पत्र लेते समय से याद क्यों नहीं रखा? याद रखा होता
तो आज पत्रकार वार्ता करके इतना उलाहना देने का नौबत शायद सामने ना आया होता। बहरहाल आने वाले समय का इंतजार करते हैं और अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। कर फिल्म के नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।